सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन। आज हम लोग जनजातियाँ पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुशमैन जनजाति, है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, किस तरह की आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इनका सामाजिक जीवन किस प्रकार का होता है और किस तरह से ये वर्तमान नवीन परिवेश के साथ एडजस्टमेंट करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सभी बिंदुओं को हम इस कक्षा के माध्यम से एडवांस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो विगत कक्षा की तरह जिस तरह से हमने एस्किमो जनजाति को पढ़ा था, वैसे ही बुशमैन जनजाति को पढ़ने के लिए भी हम कुछ इसे सब पॉइंट में बांट कर इसे आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो बुशमैन जनजाति से रिलेटेड जो सब पॉइंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं, एक तो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, कहाँ रहते हैं, है ना, कौन सा एरिया है। दूसरा, निवास क्षेत्र के बाद आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलापों को हम अच्छे से समझेंगे। आर्थिक क्रियाकलापों को कुछ सब पॉइंट्स में बांट लेते हैं, है ना। सब पॉइंट्स जैसे कि इनके द्वारा की जाने वाली क्रियाएं या आर्थिक क्रिया क्या कार्य करते हैं, भोजन प्राप्त कर किस प्रकार से करते हैं, फिर ये किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं तो उनका भोजन किस तरह का है, फिर इनका पहनावा अर्थात वस्त्र जो हैं वो किस प्रकार के हैं, और फिर इनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले जो उपकरण हैं या औजार हैं या जो वस्तुएं हैं जिनका ये उपयोग करते हैं वो किस तरह की हैं या कौन कौन सी हैं, उसको इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे। फिर हम समझेंगे इनका सामाजिक जीवन, इनका जो सोशल रिलेशन है, जो इनकी सोशल लाइफ है वो किस तरह की है, वो समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क होने के बाद इनमें क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या परिवर्तन आए, है ना। तो शुरुआत करते हैं, पहला बिंदु हमारा कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, यदि सिंपल आपसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है ना, यदि सिंपल सा प्रश्न आ जाए कि बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है, तो साधारण सा उत्तर हो जाता है बुशमैन जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी मरुस्थल उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित कह सकते हैं मरुस्थलीय भाग है ना। तो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। अब बात करते हैं कालाहारी मरुस्थल है कहाँ। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल का निवास है। अब अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में भी सबसे अधिक जो इनकी जनसंख्या है, 55,000 के अधिक जो बुशमैन जनजाति है वो रहती है बेचुआना लैंड में। कहाँ पे? बेचुआना लैंड। बेचुआना लैंड का जो विस्तार है वो 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। बेचुआना लैंड का विस्तार 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है। अब यदि बेचुआना लैंड शब्द आ ही गया तो थोड़ा सा इससे भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो बेचुआना जो लैंड जो शब्द है वो वर्तमान में प्रयुक्त किया जाता है बोत्सवाना के लिए। किसके लिए? बोत्सवाना के लिए। बोत्सवाना जो है वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित एक स्थल आरुद्ध देश है। कैसा देश है? स्थल आरुद्ध देश है। स्थल आरुद्ध अर्थात वह कंट्री जो चारों तरफ से दूसरे कंट्रीज से बंद है, अर्थात लैंड लॉक्ड है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। वैसे देश क्या कहलाते हैं? स्थलारुद्ध देश कहलाते हैं। तो बोत्सवाना ऐसा ही स्थलारुद्ध देश है जिसकी जो सीमा है वो कहीं से भी कह सकते हैं जलाशय से या समुद्र से नहीं लग रही है। तो ऐसे देशों को हम स्थलारुद्ध देश कहते हैं। तो बोत्सवाना इसी तरह के एक देश में से एक है। तो 1960 से पहले, 1960 से पहले बोत्सवाना जो था वो ब्रिटिश कह सकते हैं कि सरकार का अंग था या ब्रिटिश उपनिवेश का अंग था। तो उस समय इसे क्या कहा जाता था? बेचुआना लैंड कहा जाता। तो इसलिए इसके लिए यही शब्द ज़्यादा प्रयुक्त किया जाता है कि बेचुआना लैंड में 18 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में बुशमैन जनजाति जो है वो निवास करती है।
अब इसके अतिरिक्त बोत्सवाना के अतिरिक्त इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो बोत्सवाना में तो सबसे अधिक जनसंख्या 55,000 के अधिक जो बुशमैन है वो बोत्सवाना में रहते हैं, तो इसीलिए इसका शब्द पहले काम में आता है। बोत्सवाना के अतिरिक्त नामीबिया, कहाँ पे, नामीबिया, नामीबिया के बाद अंगोला, ये सभी दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसको कहते हैं, है ना। इन देशों के अंदर ये स्थलारुद्ध तो केवल एक ही है, बोत्सवाना, है ना। तो नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, इन 4 देशों के अंदर फैला हुआ है कौन सा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। तो यही कालाहारी मरुस्थल इस बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, यहीं पर ये रहते हैं। नामीबिया से ध्यान आया कि नामीबिया के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसका नाम है एटोशा। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एटोशा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यदि ये पूछा जाए आपसे, एटोशा राष्ट्रीय उद्यान, एटोशा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो कहाँ है, नामीबिया में है, जो कि बुशमैन जनजाति के समीप है, उसी क्षेत्र के पास में पड़ता है। तो नामीबिया के अंदर एटोशा राष्ट्रीय उद्यान है। तो बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला और दक्षिण अफ्रीका के अंदर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, बुशमैन जनजाति है। ठीक, ये तो हो गया इसका निवास क्षेत्र। अब निवास क्षेत्र एरिया तो हमने देख लिया, अब इस निवास क्षेत्र की कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं। देखिए ये जो भाग है, कालाहारी जो डेजर्ट है, वो विश्व के विस्तृत शुष्क भागों में स्थित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेट है वो अर्धशुष्क प्रकार की है, अर्थात वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो धरातल पे जल का अभाव है, सर्वत्र रेत बिछी हुई है। वर्ष के अधिकांश महीने 8 से 9 महीने कठोर ग्रीष्म ऋतु होती है। सर्दियाँ जो होती है वो अल्पकाल के लिए होती है। धरातल पे वनस्पति का अभाव होता है, छोटी कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये इनके निवास क्षेत्र की प्रमुख विशेषता हैं। तो ऐसे कठोर क्लाइमेट के अंदर, प्रतिकूल जलवायु के अंदर, वातावरण के साथ कह सकते संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने कल्चर को, अपनी परिपाटी को आज भी बनाए हुए जो जीवित जनजाति है वो क्या कहलाती है, बुशमैन जनजाति कहलाती है। तो इस तरह से हमने बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप, है ना। आर्थिक क्रियाकलापों में बात की जाए तो इनकी ये बुशमैन जो जनजाति है, तो मैं एक बार सभी जनजातियों के लिए ओवरऑल एक बार फिर से बता देता हूँ कि जितनी भी जनजातियाँ हैं वो सारी की सारी प्रकृति के साथ जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में यदि देखा जाए तो उनका जो अस्तित्व बना हुआ है वो केवल प्रकृति के कारण है। वो उस अपने निवास क्षेत्र को, अपने उस नेचुरल क्लाइमेट को छोड़कर आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। तो इनके जीवन का जो आधार है, इनकी अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप है, जो प्रकृति के ज़्यादा सन्निकट हैं। तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कौन कौन से हो सकते हैं? आप लोग मानव भूगोल की स्टूडेंट हैं तो आप सबको वैसे पता होना चाहिए कि प्राथमिक व्यवसाय में वे सभी कार्य जो सीधे डायरेक्टली प्रकृति के साथ जुड़े हुए हों, जिनका सीधा संबंध प्रकृति के साथ हो, वे सभी क्या कहलाएंगे, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कहलाएंगे। आगे जब टॉपिक आएगा तो हम इसे और विस्तृत से समझेंगे। फिलहाल मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो आदिम तरीके से कृषि करना है, आदिम तरीके से खनिज निकालना है ना, पशुपालन करना है, फिर लकड़ी काटना है, वनों से खाद्य वस्तुओं का संग्रहण करना है, शिकार करना है, मछली पकड़ना है। ये जो सभी क्रियाकलाप हैं वो सब क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो जितनी भी जनजातियां हैं वो इन्हीं में से किसी एक या दो या अधिक कह सकते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ी हुई होंगी। तो बुशमैन की बात की जाए तो बुशमैन का जो जुड़ाव है वो मुख्य रूप से है आखेट के साथ, अर्थात इनके निवास क्षेत्र में बारिश बहुत कम है, कृषि का इन्हें ज्ञान नहीं है तो कृषि करते नहीं हैं, पशुपालन का ये घुमक्कड़ी जीवन जीते तो पालतू पशु बनाना यहाँ कह सकते उस विधा से परिचित नहीं है शुरू से ही। तो इनके जीवन का जो मुख्य आधार है वो क्या रह जाता है, केवल और केवल शिकार। तो आखेट इनका प्रमुख कार्य है। इनके अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, आखेट या फिर शिकार करना, आखेट या फिर शिकार। पुरुष विशेष रूप से आखेट या शिकार करते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो खाद्य संग्रहण का कार्य करती हैं, खाद्य
संग्रहण की वनों में या इनके निवास क्षेत्र में घूमते फिरते हो, जहाँ भी जाते हैं वहाँ खाने पीने की जो वस्तु, कंद मूल या जो भी खाने पीने की वस्तु इन्हें दिखाई पड़ती है वो एकत्रित करके ले आते हैं। तो वो भी क्या कहलाता है, खाद्य संग्रहण, जो कि प्राथमिक व्यवसाय का अंग है। तो प्रकृति के अंदर जो चीज़ें जिनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ प्रकृति के साथ हो, वो सभी प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय हैं। तो आखेट है, खाद्य संग्रहण है, ये इनके द्वारा की जाने वाली प्रमुख आर्थिक क्रियाएँ हैं। ये अब बात की जाए शिकार की, आखेट की, इनके द्वारा किया जाने वाला। तो बुशमैन जो जनजाति है वो एक कह सकते हैं निपुण शिकारी जनजाति है। कंप्लीट रूप से अच्छे तरीके से शिकार करना जानते हैं। लगभग 60 मीटर दूर कोई जानवर है उसे भी आसानी से तीर धनुष से मार सकते हैं, इतनी इनके अंदर कैपेसिटी होती है। इतने निपुण शिकारी होते हैं, तीर धनुष चलाने में माहिर हैं, फंदे बनाकर जानवरों को पकड़ने में भी ये माहिर है। अलग अलग तरह के फंदे लगाना है जिसमें जानवरों को भगाकर पकड़ते हैं, तो उसमें भी ये निपुण होते हैं। फिर खड्डे खोद कर जो विशालकाय जानवर होते हैं उनको दौड़ाकर उस खड्डे में गिराकर फिर उनका शिकार करना, उसमें एक्सपर्ट होते हैं। फिर जो तीर जो होते हैं उनका जो आगे का जो नोक होता है, बाण का जो आगे का जो बिंदु भाग होता है जो नुकीला होता है, तो उसे विष के अंदर बुझाकर या विष के अंदर डुबाकर फिर जानवरों का शिकार करते हैं। तो विष बुझे हुए तीरों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से शिकार के कार्यों में कम्प्लीटली हर तरह से निपुण होते हैं। महिलाएं जो होती है वो संग्रहण करती हैं। संग्रहण किन किन वस्तुओं का करती हैं, कौन कौन से इनके प्रिय भोजन है, उससे हम अगले दूसरे बिंदु के साथ समझने वाले हैं। तो दूसरा बिंदु है हमारा भोजन, कि बुशमैन जनजाति भोजन में क्या क्या चीज़ें लेते हैं। देखिए जनजातियाँ जो हैं वो उनका जो जीवन है यदि उनको समीपता से देखें तो पिछड़ेपन का आभास होता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी है। तो पिछड़ेपन का आभास अर्थात ये हर तरह की चीज़ें खा लेते हैं, अर्थात सर्वभक्षी होते हैं। शाकाहारी वस्तुएं भी खाते हैं, मांसाहारी वस्तुएं भी खाते हैं। मांसाहारी वस्तुओं में जो मांस होता है वो ताज़ा है या बासी है, इसका भी इन्हें ज्ञान नहीं होता, या इन चीज़ों में भी ये परहेज नहीं करते हैं। खाने में बड़े पेटू होते हैं। ऐसा कहा जाता है इनके बारे में, बुशमैन के बारे में, कि एक बुशमैन जो होता है वो एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। आधी भेड़ का वजन हो सकता है मेरे ख्याल से 8 या 10 किलो। तो इन खाने में बहुत बड़े पेटू होते हैं। एक बार खाने के बाद सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, आलसी तरह के होते हैं कि एक बार आधी भेड़ खा ली और खा के फिर सो गए, फिर अगली बार भूख लगेगी तो फिर उठेंगे, इसी तरह से शिकार करेंगे और फिर खाकर सो जाएंगे। तो इस तरह से आलसी और खाने में पेटू होते हैं। एक जो बुशमैन होता है वो एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है। इसके अतिरिक्त दीमक है और चींटी है। दीमक और चींटी के जो अंडे हैं वो इनके प्रिय भोजन माने जाते हैं। फिर छिपकली है, मेंढक है, या और भी इस तरह के जो जानवर इनके क्षेत्र में मिलते हैं उसे बड़े चाव से खाते हैं, और उसमें भी ताज़ा बासी का कोई ज्ञान नहीं रखते हैं। तो इस तरह से ये इनके भोजन का जो है वो मुख्य आधार हो जाता है। अब इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र में एक फल मिलता है जिसे त्यामा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्यामा। अक्सर पूछा गया है कि त्यामा किसका प्रिय भोजन है, या त्यामा कौन सी प्रजाति द्वारा खाया जाने, कौन सी जनजाति द्वारा खाया जाने वाला भोजन है। तो त्यामा जो है वो एक जंगली तरबूज के समान फल होता है। जंगली तरबूज के समान फल होता है जो किसके द्वारा खाया जाता है? बुशमैन जनजाति के द्वारा खाया जाता है। तो त्यामा इनका प्रिय भोजन होता है। इनके निवास क्षेत्र में जो जानवर होते हैं वो भी त्यामा को बड़े चाव से खाते हैं। तो त्यामा इनका प्रिय भोजन हो गया। खाने में सर्वभक्षी होते हैं, हर तरह की चीज़ें खा लेते हैं। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के वस्त्र की, कपड़ों की। तो बुशमैन जनजाति के जो वस्त्र हैं उसे 2 भागों में बांट लेते हैं। एक वे वस्त्र जो पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं, पुरुषों द्वारा, और दूसरे महिला वर्ग द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। दोनों को अलग अलग भागों में बांट कर हम समझते हैं। देखिए इनका जो निवास क्षेत्र है वो अर्धशुष्क है और कह सकते हो उष्ण कटिबंध में आता है। तो गर्मियाँ वर्ष के अधिकांश समय ज़्यादा पड़ती हैं, तो इसलिए कपड़े शरीर पर बहुत कम पहनते हैं, अर्थात अर्धनग्न रहते हैं। पुरुष जो होते हैं वो कमर से नीचे के भाग में केवल एक तिकोना लंगोट पहनते हैं। तो पुरुष के कपड़ों में क्या हो जाएगा? तिकोना लंगोट। पुरुष क्या पहनते हैं? तिकोना लंगोट, है ना। इस आगे से इस तरह से पीछे जाकर लपेट लेते हैं। केवल कमर से नीचे और घुटनों के ऊपर का जो कुछ आधा भाग होता है थोड़ा सा, उसी भाग को ढकने का प्रयास करते हैं। तो पुरुषों द्वारा क्या पहना जाता है? केवल तिकोना लंगोट। बाकी इनका जो शरीर होता है वो अर्धनग्न होता है। महिलाएं जो हैं उनमें 2 तरह के कपड़े पहने जाते हैं, एक तो कमर के ऊपर के भाग में और कमर के नीचे के भाग में। तो कमर के ऊपर के भाग में जो कपड़ा पहनते हैं इसे चोंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोंगा। चोंगे को हम क्रॉस भी कह सकते हैं। इसे कहीं कहीं क्या लिखा हुआ मिलता है? क्रॉस।
अक्सर प्रश्न भी पूछा गया है आरबीएसई बोर्ड में या कहीं कंपटीशन में भी पूछा गया कि क्रॉस क्या है। विशेष रूप से भूगोल से जुड़े हुए जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछा गया कि क्रॉस क्या है। तो क्रॉस जो है वो बुशमैन जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा होता है ना। जो एक ऊपर छाया चित्र दिख रहा है बुशमैन जनजाति की जो महिला है वो पहने हुए आपको दिख रही होगी कपड़े, उसमें जो ऊपर का जो भाग है जिसमें आड़े इस तरह से कपड़ा जा रहा है जिसको क्या कहा जाता है, क्रॉस या चोंगा। अब ये मल्टीपर्पज़ होता है, क्रॉस या चोंगा जो होता है वो बहुउपयोगी होता है। अर्थात जब ये महिलाएं जंगलों में या वन उनके क्षेत्र में जाती है तो जो खाने पीने की वस्तु एकत्रित करके लाती हैं उसको उसके अंदर लपेट कर लाती हैं। तो खाद्य वस्तुओं के संग्रहण करने में काम आता है, बच्चों को उसमें रखने में काम आता है कि जब संग्रहण करने के लिए निकलती है तो बच्चों को भी उसमें रख लेती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चा उसमें रखा हुआ है। तो चोंगा जो होता है वो इस तरह से खाद्य वस्तुओं के संग्रहण में या बच्चों को अंदर रखने में इस तरह से उपयोग में आता है। एक बस्तर बंद होता है एक तरह से, है ना। तो ये कहलाता है चोंगा, जो कमर के ऊपर के भाग में पहना जाता है। फिर आप देख रहे हैं ऊपर की कमर के नीचे के भाग में एक और कपड़ा है ना, इसको एप्रन कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्रन कहते हैं। ये चौकोर होता है। एप्रन कैसा होता है? चौकोर होता है और ये लगभग चमड़े का बना होता है। तो नीचे के जो कमर का जो नीचे का जो भाग होता है उसको ढकने में एप्रन का उपयोग करते हैं। ये चौकोर चमड़े का बना हुआ कपड़ा होता है। तो इस तरह से महिलाएं जो है वो चोंगा और वो कमर के ऊपर के भाग में चोंगा और कमर के नीचे के भाग में एप्रन पहनती हैं। और पुरुष जो है वो केवल और केवल क्या पहनते हैं? तिकोना लंगोट पहनते हैं। बाकी इनका जो शरीर होता है वो अर्धनग्न होता है। तो ये तो हो गया इनकी आर्थिक क्रियाएं, भोजन और वस्त्र। अब बात की जाए इनके द्वारा उपयोग में ली जाने वाले उपकरण। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये जनजातियाँ हैं, घुमक्कड़ी जनजाति है, स्थायी रूप से निवास नहीं करते हैं, तो यदि इनके उपकरणों की बात की जाए कि कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, तो इनके घरों में उपकरण बहुत कम होते हैं, बहुत कम वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पानी का संग्रहण करने के लिए शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, बहुत बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल होता है, कवच होता है, वो पानी इकट्ठा करने या पानी संग्रहित करके रखने में काम आता है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे का बहुत बड़ा रोल है, पानी इकट्ठा करने के काम आता है। इसके अतिरिक्त शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल या कवच होता है, जब वो टूट जाता है तो उससे आभूषण बना लेते हैं। तो शुतुरमुर्ग के अंडे से महिला आभूषण बनाकर पहनती हैं, पानी संग्रहित करने के काम में आता है। और साथ में शिकार करने के लिए कुछ धनुष बाण इत्यादि छोटे मोटे इनके पास उपकरण होते हैं। विशेष कोई ज़्यादा उपकरण या कोई ज़्यादा सामग्री अपने साथ ये रखते नहीं हैं। तो ये हो गया इनके उपकरण और औजार। फिर बात करें कि इनके आवास की, आवास या मकान की, ये किस तरह से रहते हैं। तो वैसे तो इनका कोई स्थायी आवास होता नहीं है, लेकिन घास फूस या लकड़ियों से तंबू बना लेते हैं, अस्थायी तंबू होते हैं इनके, या अधिकांशतः चट्टानों या गुफाओं में निवास करते हैं। समूह में रहते हैं, 10 से 15 लोगों का झुंड होता है, समूह में रहना पसंद करते हैं और चट्टानी गुफाओं के अंदर शरण लेते हैं। इनके जो 10 से 15 झोपड़ियों का जो समूह होता है उसको वैर्फ कहते हैं। यदि आवास के अंदर महत्वपूर्ण बात जो आती है वो आती है वैर्फ। और वैर्फ को हम लघु गांव कह सकते हैं। क्या कह सकते हो आप? लघु गांव, छोटा सा गांव जिसमें 10 से 15 झोपड़ियाँ होती हैं। तो 10 से 15 झोपड़ियों का समूह क्या कहलाता है? वैर्फ कहलाता है। ये ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया कि वैर्फ क्या है। तो बुशमैन जनजाति के 10 से 15 झोपड़ियों का समूह, 10 से 15 परिवारों का छोटा सा जो गांव होता है वो क्या कहलाता है? वैर्फ कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से बुशमैन जनजाति की आर्थिक क्रियाएं, भोजन, इनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, इनके द्वारा उपयोग में आने वाले उपकरणों या औजार और इनके आवास जो हैं उसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के सामाजिक जीवन की। ठीक, तो जब यदि सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो जितनी भी जनजातियां हैं वो पिछड़ी हुई होती हैं। समाज इनका विशेष रूप से संगठित नहीं होता है। 10 से 15 लोग परिवारों का जो झुंड होता है, समूह होता है, जिसको हम वैर्फ कहते हैं, तो उसी में ये रहते हैं। इनका जो समाज होता है वो भी पितृवंशी होता है। परिवार में पिता जो होता है वो मुखिया होता है। दूसरी बात, जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। जादू टोना और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। यदि कोई बीमार हो गया या इस तरह से कोई चीज़ हो जाती है तो ऐसा मानते हैं कि भूत घुस गया है, किसी ने जादू कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से राहत दिलाने का जो काम करता है वो होता है इनमें ओझा। क्या होता है? ओझा। ये जो ओझा होता है वो भूत प्रेत निकालने का काम करता है। आजकल लगभग ये अंधविश्वास हम आधुनिक अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मिलती हैं, दिखाई पड़ती हैं आसपास के परिवेश में, जो कि पूरी तरह से मिथ्या है।
है ना। तो जो भूत प्रेत जो होते हैं उनको निकालने में जो निकालने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, ओझा करता है। तो ये कह सकते हो कि इनके सामाजिक जीवन की एक विशेषता है। इसके अतिरिक्त घुमक्कड़ी जीवन जीते हैं। फिर शिकार करने के दौरान भी कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि कोई मादा पशु है तो मादा पशु का ये शिकार नहीं करेंगे। अल्पवयस्क या अवयस्क कोई जानवर है, बछड़ा है किसी जानवर का, तो उसका भी ये शिकार नहीं करते हैं। मतलब इतनी इनके अंदर दया भावना भी है कि अल्पवयस्क है या मादा है तो उसका शिकार नहीं करना है, मतलब उसको जितना हो सके उतना टालते हैं। दूसरी बात, कठोर जलवायु के अंदर जीवन यापन करते हैं। तो जब कह सकते हो कि अकाल की स्थिति होती है, जब बारिश जो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश है वो भी नहीं होती है किसी समय में, जब बहुत कम बारिश हो, खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ऐसे समय में महिलाएं जो होती है वो गर्भधारण करना बंद कर देती हैं। महिलाएं जो है वो गर्भधारण नहीं करती हैं। ये कुछ इनका इस तरह का समाज होता है। जादू टोने भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। फिर लघु उत्सव भी मनाते हैं किसी समय में, जब इनका कुछ एक निश्चित ऐसा समय होता है जिस समय में उत्सव मनाते हैं। नाच गाने के भी प्रेमी होते हैं, है ना। तो ये हो गया इनका सामाजिक जीवन। अब बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क में। अब वर्तमान में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज कम्युनिकेशन, यातायात के साधन इतने विस्तृत हो गए हैं, सैटेलाइट से भी हर चीज़ों को, हर तरह की वस्तुओं को खोजा जा रहा है। तो ऐसे समय में कोई एक मानव समुदाय दूसरे मानव समुदाय से परिचित नहीं हो, ऐसा असंभव है। तो इसलिए इनके निवास क्षेत्रों में भी यूरोपियन लोगों का आना जाना रहा। दूसरी आसपास की हंटिंटाइट है, बांटू है, ऐसी जो जनजातियां हैं उनका इनके निवास क्षेत्र से संपर्क होने लगा। तो लगातार इनकी संख्या सीमित होती जा रही है और इनका जो परंपरागत जो कल्चर रहा था वो भी बदल रहा है, उसमें भी कई चेंजेस आ रहे हैं। तो ये कुछ इनकी आधुनिक जीवन से संपर्क में आने के बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ चेंजेस ये भी है कि इनके द्वारा जो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो क्राफ्ट की वस्तुएँ हैं वो फेमस हैं, तो उनकी भी मांग दूसरे क्षेत्रों में है, क्योंकि हाथ से बनी हुई क्राफ्ट की वस्तुएं जो ये बनाते हैं वो बहुत लाजवाब होती हैं, तो उनकी मांग रहती है। फिर ये जो इनके क्षेत्र में जिराफ मिलते हैं, तो जिराफ के पैर की जो हड्डी होती है उससे कह सकते हो कि भाला बनाते हैं। तो ऐसे चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं। तो क्राफ्ट की वस्तुएं इनके द्वारा बनाई जाती हैं, उन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से जो आभूषण बनते हैं उनको बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वर्तमान समय में आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आने के बाद ये इनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। अब ये चमड़े की बनी हुई टोपियाँ पहनने लगे हैं। फिर इनका जो प्रमुख आर्थिक व्यवसाय जो था, खेत जो था, उसको छोड़कर अब कहीं कहीं स्थायी रूप से बसकर कह सकते हो कि जीवन निर्वहन कृषि, जो आदिम निर्वहन कृषि है, वो करने लगे हैं। तो इस तरह से इनका जो सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन जो है वो दोनों तरह से क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इस तरह से हमने इस अध्याय के अंदर बुशमैन जनजाति को समझ लिया है। मैं वीडियो काफ़ी छोटे छोटे ही बना रहा हूँ ताकि आप पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट को अच्छे से एडवांस तरीके से समझ सके। मेरा मकसद आपको एक साथ कोर्स कराना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप जितना भी पढ़ें उतना क्वालिटी के साथ पढ़ें और उन चीज़ों को पढ़ें जो आपको अन्यत्र नहीं मिल रही हों, है ना। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, और जो भी यदि आपकी कोई क्वेरी या प्रश्न है तो उसे भी उसमें ज़रूर लिखें। मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। धन्यवाद।